हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज हमारा लेक्चर होगा एटम्स और न्यूक्लियाई पे। और इसके बाद केवल एक लेक्चर है और हम पूर्ण आहुति दे देंगे और हम कंप्लीट करवा देंगे पूरे 30 ईयर्स के क्वेश्चन जो 11th और 12th कंप्लीट को कवर करते हैं और पिछले 30 प्लस ईयर्स में आए हुए हैं। सारे नीट के प्रीवियस ईयर्स हैं, किस हिसाब से किसी क्वेश्चंस की जो है प्रिपरेशन होती है, कैसे उस क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स है, कैसे उसको आप 1 मिनट में सोल्व कर सकते हो, किस प्रकार से ये सारे काम कर सकते हो, सब इनके लिए हम ये जो है करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके लिए ऐसे लेक्चर्स हम बार बार लेके आएंगे और अब की बार पूरे 2025 के नीट का क्रैश जो पूरा कोर्स है वो भी तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें केमिस्ट्री भी रहेगी और फिजिक्स भी रहेगी। अब की बार 2 सब्जेक्ट के प्रोवाइड करेंगे आपको कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास पहले ही उसने बोल दिया कि उस अल्फा पार्टिकल का मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, बम्बार्ड्स ऑन ए हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज z, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन। अब देखिए, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हो वो किसके बराबर होती है? दैट इज के इंटू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय माई काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला होता है और इस काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है 1/2 एम वी स्क्वेयर के बराबर। और इससे हमें पता चला कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? एम के बराबर होता है। तो इसलिए उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दैट इज डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस 1/m के ऊपर डिपेंड करता है। और नीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर किसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला पता है तो वो डायरेक्ट इसको क्या कर सकता है? सोल्व कर सकता है। केवल प्रोपोर्शनलिटी बनाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हाफ mv स्क्वायर, बम्बार्ड से हैवी टारगेट न्यूक्लियस of charge Ze, then the distance of closest approach for alpha nucleus will proportional to, किसके proportional होगा? अभी अभी हमने इसकी बात की है कि distance of closest approach is directly proportional to Z e square and inversely proportional to mass, जैसे कि हमने लिखा 1/2 m v square। तो अगर हम इसका पूरे का प्रकरण देखें तो यहाँ पे सबसे पहले 1/Ze, पर Ze के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप इस टर्म को ऐसा भी लिख सकते हो गुणा में ई। तो इसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। वी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। 1/n हो सकता है, 1/v4 नहीं है, 1/v स्क्वायर है, इसलिए उत्तर फिर से क्या आएगा? 1/m। 2010 के अंदर क्वेश्चन है। और देखिए खास बात, देखिए ये क्वेश्चन, इसमें 1/m की डिपेंडेंसी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, और सेम क्वेश्चन 2016 में रिपीट कर दिया गया है। इन क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चंस अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को इस तरह से घुमा दिया, क्योंकि आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो हर जगह नहीं मिलेगी। अब कुछ स्टेटमेंट में चेंज तो करेगा, और वही चेंज किया है। क्वेश्चन की डिपेंडेंसी देख लीजिए, वही है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो यूनिट है एटम्स और न्यूक्लियाई और इससे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें ज्यादा टाइम के टॉपिक्स नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे। In Rutherford scattering experiment, when projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target nuclei of charge Z2 and mass m2। देखिए जो ये टारगेट न्यूक्लियाई है Z2 और मास इसका m2 है, ठीक है। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर यहां से अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ जाता था। इस अल्फा पार्टिकल की खास बात दे दी कि इसका चार्ज Z1 और मास किसके बराबर है? m1 के बराबर है, इस प्रकार, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर नोट द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी अभी आपको बहुत बार बताया है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला जो होता है दैट इज आर नोट। आर नोट की जो वैल्यू है वो होती है दैट इज 2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में काइनेटिक एनर्जी के बराबर, इस प्रकार। अगर कोई बच्चा ये कहेगा जी टू फैक्टर आपने पीछे नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूं प्रोपोर्शनलिटी बना रहे हैं भाई, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी बनाई है। फार्मूले में इसके फार्मूले में 2 आता है भाई, केवल हम प्रोपोर्शनलिटी बनाने की कोशिश करें क्योंकि उसने प्रोपोर्शनलिटी पूछी है किसके है,
इसलिए मैंने वहां पे 2 को कंसिडर नहीं किया था, बट यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला लिखा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं। एक्चुअल में इस फार्मूले को लिखने का तरीका ये था कि दोनों के बीच, यानी कि जो हमारा ये टारगेट न्यूक्लियस है और जिससे ये न्यूक्लियस जाके टकराएगा और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का एक फोर्स निकाला था हमने, इन दोनों के बीच का एक फोर्स निकाला था, दैट इज के। अब Q1, अब Q1 क्या होगा, Z1 इंटू ई। अब ऐसे ही तो बन गया, क्योंकि पहले हमारे पास पता था कि ये अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज 2e के बराबर होता है, इसलिए हमने Z1 की जगह 2e रख दिया था डायरेक्ट। पर अब उसने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है जो जाके उससे टकराएगा, इस प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल नहीं कह रहा, उसको Z1 चार्ज से डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे Z1 देना पड़ेगा और वहां पे देना पड़ेगा Z2 इंटू ई के बराबर। क्यों? क्योंकि जब हमें इस बात का पता है कि ये पार्टिकल अल्फा होता, तो हमें पता है अल्फा न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, 2e के बराबर, तो हम इस Z1e की जगह क्या रख देते हैं, डायरेक्ट 2e। पर अब हमें नहीं पता, इसलिए फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ये फोर्स का फार्मूला हो गया। अब हमने कहा था कि जहां तक इन दोनों के बीच फोर्स है और ये पार्टिकल जाके वहां पे रुक जाएगा, जहां पे जाके रुक जाएगा वहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसको कवर अप करके किया था, तो हमने ये देखा, ये फोर्स का फार्मूला मिला था। अगर ये फोर्स का फार्मूले से ये निकालता मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती, प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2 के होती, इस प्रकार। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, ठीक बात है। खाली Z1 के तो नहीं है, खाली M1 के भी नहीं, क्योंकि M1 तो काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल की जो हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है, और M1 M2 प्रोडक्ट ये भी नहीं है। 2009 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है Z1 इंटू Z2। अब इसी फोर्स से हम क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कैसे करके, F इंटू आर, ये बन गया वर्क, और इसको करते किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मैं बात पहले भी आपको बता चुका हूं और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की, तो अब की बार इसने जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन अंदर से दे दिया। अंदर का मतलब डेरिवेशन से उठा के आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि उसको भी पता है, क्योंकि अब ये फोर्स आ गया है। अब इस फोर्स को आप किसके बराबर पुट कर सकते हो, इस फोर्स को आप वर्क डन निकाल के और इसको पुट कर दो किसके बराबर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जहां पे जाके रुकेगा, मान ली यहां जाके रुक गया, तो अब इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस होगी और वहां कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज करके जो है इसको डिराइव किया है। क्वेश्चन नंबर 4, an electron is moving round the nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius r, the coulomb force between the two is। अब देखिए, ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, तो इनके बीच एक कूलम्ब फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो कूलम्ब फोर्स की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है भाई, कूलम्ब फोर्स की वैल्यू का फार्मूला होता है K इंटू ई डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। अब किसी भी फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर साथ में। अगर इस यूनिट वेक्टर को सिंपलीफाई करूं फर्दर, तो ये बनेगा के ई स्क्वायर वेक्टर अपॉन में देयर मैग्नीट्यूड। ऐसे ही यूनिट वेक्टर की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में देयर जो है मैग्नीट्यूड। अब क्या बनेगा, ये के इंटू ई का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में आर का क्यूब, ऐसे। अब ये क्या बन गया, आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर, और एक बन गया के ई आर क्यूब। देखिए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू इज। 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज वाले आंसर है वो तो बिल्कुल इसके अंदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव अट्रैक्टिव लगेगा, तभी तो वो उसमें घूमता रहेगा, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव वाला है, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब यहां पे देखिए के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब, आर यूनिट वेक्टर लगा रखा है, यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा भाई साथ में। यूनिट वेक्टर तो हटा के ही हमने पोजीशन वेक्टर को बनाया, इसलिए डी उत्तर हो गया। अब कोई बच्चा कह दे जी ये उत्तर भी तो सही है, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साथ में यूनिट वेक्टर, ये पॉइंट भी तो यही, बिल्कुल यही है, पर उत्तर नेगेटिव में आना है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहां नेगेटिव नहीं है, यहां नेगेटिव जरूर, पर यहां यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट वेक्टर तो कहां लगेगा, यूनिट वेक्टर तो यहां लगेगा, जब R3 कर दिया तो यहां कौन आना चाहिए, पोजीशन वेक्टर, इस प्रकार। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। देखिए, नीट 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन
वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, मैं रैडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, फार्मूला ये होता है। अब हमें बामर के लिए लगाना है इसको, तो 1 अपॉन में लैम्बडा ऑफ बामर इज इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट। अब देखिए लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, सबसे पहले कौन सी सीरीज आती है, लेमन, फिर आती है बामर। इसका n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब लास्ट लाइन कहां पे होगी इसकी, इन्फिनिटी पे। इसकी भी लास्ट लाइन कहां होगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि लास्ट लाइन तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तो पहली लाइन है कहां पे, बामर सीरीज की 2 पे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, लास्ट लाइन है इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार 1 अपॉन लैम्बडा, कौन सी है, लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। अब लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, और इसके बाद 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगी। अब आगे देखिए ये क्या बनेगा, अब ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये हो गया r/4। अगर यहां से लैम्बडा ऑफ बामर निकालोगे तो ये आ जाएगा 4/r। इसी प्रकार यहां से लैम्बडा ऑफ लेमन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर था भाई, ये हो जाएगा 1/r के बराबर। इस प्रकार दोनों का रेशियो बताना है, तो लैम्बडा ऑफ बामर बाय लैम्बडा ऑफ लेमन, तो 4/r और 1/r, r से r कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 4 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए कौन सी लास्ट लाइन है, कौन सी पहली लाइन है, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द वैल्यू ऑफ रैडबर्ग कांस्टेंट, रैडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू पहले ही दे रहा, 10 की शक्ति 7 पर मीटर। ठीक है, द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अभी अभी बामर सीरीज की लास्ट लाइन मैंने बताई थी, इसके लिए n1 की वैल्यू 1 है, सॉरी n1 की वैल्यू 2 है, और n2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी के बराबर है। अब फार्मूला 1 अपॉन लैम्बडा, इसी को क्या बोला जाता है, वेव नंबर, याद रखना भाई। रिलेशन 1/लैम्बडा को ही क्या बोला जाता है भाई, वेव नंबर, और 1/लैम्बडा का फार्मूला होता है रैडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस में इन्फिनिटी का स्क्वायर, क्या बनेगा, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10 की शक्ति 7 दे रखी है, बटे में क्या हो जाएगा 4, उत्तर निकालोगे तो 0.25 इंटू 10⁻7, यानी कि 2.5 गुणा 10 की शक्ति 6, ये आ गया भाई, मीटर में हो जाएगा, तो 2.5 गुणा 10 की शक्ति 6, यही इसी फॉर्मेट में दे रखा उत्तर, ये नीट 2016 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू लेमन सीरीज के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जब आप बात करते हो तो लेमन सीरीज n1 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1, और n2 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ना भी पता चले तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो कि मान लिया जाए 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, मैं रैडबर्ग कांस्टेंट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, देखिए n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3r/4, यहां से लैम्बडा कितना आया 4/3r के बराबर, ये आ गया। अगर किसी को शक हो कि इन्फिनिटी वाली चेक करना चाहता हूं मैं, तो इन्फिनिटी वाली चेक करोगे तो 1 अपॉन लैम्बडा r इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो उत्तर कितना आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/r के बराबर। ठीक है, 1/r। ये इन्फिनिटी का किसी को चक्कर समझना है तो मैं बात बता दूं, जहां पे भी लॉन्गेस्ट की बात करते हैं और जहां भी शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो हमें यह पता करना होता है कि लेमन जब दूसरे ऑर्बिट से पहले में कूदेगा तब लॉन्गेस्ट आएगी, या इन्फिनिटी से पहले में कूदेगा तब आएगी, ये चेक कर ले सकते हो आप। अब देखो यहाँ तो 1 अपॉन आ रहा है, मतलब ऊपर 1 बना, यहाँ 4/3 है, 4/3 को जब डिवाइड करोगे तो लगभग 1.33/r आ जाएगा, तो ये 1 से बड़ा है, इसलिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, अगली ऑर्बिट से पिछली में कूदा दो। अब याद रखना, आपको हमेशा इसको याद रखना कि जब भी आपको किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए पूछे तो आपको करना क्या होगा, उसके अगली ऑर्बिट से पिछली ऑर्बिट में कूदा दो। अब देखिए ये तो हमने किसके लिए निकाल लिया, लेमन के लिए। दूसरे किसकी बात कर रहा है, बामर सीरीज, तो 1 अपॉन लैम्बडा ऑफ बामर
इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1। रेडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं 1/n1। बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कर रहा है तो 3 से कुदा दो। देखो लेमन के लिए n1 1 था तो इससे अगली ले ली, बड़ी के लिए लॉन्गेस्ट के लिए इसके लिए 2 था तो इससे आगे वाली ले ली। इसको सोल्व करेंगे 1/λb इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 माइनस 1/9। एलसीएम यहां पे ले लिया, नीचे 36 ऊपर बच गया 5r। लैम्बडा ऑफ बामर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 36/5r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें किस किस का रेशियो बताना है, लेमन एंड बामर। तो लैम्बडा ऑफ लेमन बटे लैम्बडा ऑफ बामर, ऊपर रखेंगे इसका जैसे 4/3r और उसको लिखेंगे 36/5r। r से r कैंसिल, 4 नेम 36 तो 5/27, 5/27 के बराबर होगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम is equal to that of second line of Balmer series of hydrogen atom. The atomic number Z of hydrogen like ion is. अब देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है लेमन के लिए n1 की वैल्यू तो हमेशा 1 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब दूसरे से पहले में जंप करेगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज है, तीसरे से पहले में करेगा तो सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज है, चौथे से पहले में करेगा तो फिर इसके बाद थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज है। इस प्रकार उससे अगली से करता तो फर्स्ट, फिर उससे अगली से करता तो सेकंड, थर्ड, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये होगा किसके लिए, लेमन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो 1 में लैम्बडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3r/4 और लैम्बडा ऑफ लेमन लिखेंगे तो उल्टा कर दो 4/3r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, टू दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब बामर सीरीज की सेकंड लाइन की बात कर रहा है तो बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है और n2 के लिए क्या क्या रखेंगे, अगर तीसरे से दूसरे में जंप करता तो वो होती पहली लाइन, चौथे से दूसरे में करेगा तभी तो दूसरी लाइन आएगी। क्या समझाया मैंने, अगर n1 की वैल्यू इसके लिए 2 फिक्स हो गई, अगर तीसरे से दूसरे में कूदता तो पहली लाइन और चौथे से दूसरे में कूदेगा तो दूसरी लाइन। तो इसने कहा सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन, वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक आयन है, तो 1 में लैम्बडा इज इक्वल टू में r इंटू में z, इस प्रकार इंटू साथ में क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/λ ऑफ बामर इज r z और 1/4 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 64 और ऊपर हो जाएगा 12 और यहां r और यहां z, दैट इज 1/λ b, ये z है भाई। तो ये हो जाएगा 4×3=12 और 16, इसको उल्टा करेंगे तो लैम्बडा ऑफ b कितना हो जाएगा, दैट इज 16/3 rz। ये बामर के लिए आ गया और ये लेमन के लिए आ गया, तो दोनों के लिए होगा क्योंकि ये तो हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन लाइक आयन था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर z लाइक, दोनों को इक्वल बोल रहा है, कह रहा है कि जो लैम्बडा ऑफ बामर है वो लैम्बडा ऑफ लेमन के बराबर है, तो इक्वेट कर दो। तो r z स्क्वायर होता है भाई, z स्क्वायर और z स्क्वायर होता है भाई, हर जगह z स्क्वायर, r z स्क्वायर के साथ होता है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 16/3r इंटू z का स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां कितना हो जाएगा 4/3r के बराबर, 3r से 3r गया। ठीक है, देखिए 3r से 3r कैंसिल, नीचे था भाई z स्क्वायर इसके साथ है, देखो नीचे है z स्क्वायर, ये रहा, 4 से कैंसिल आउट हो गया कितना 4, तो 4 किसके बराबर हो गया भाई z स्क्वायर के, तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई है 2 के बराबर आ गई है, इस प्रकार से। अब इसने खुद ने ही स्टेटमेंट ने बोल रखा था कि दोनों के लैम्बडा को इक्वल कर दो, ये हमने नहीं किया, इस स्टेटमेंट के द्वारा कही गई बात है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके से आपको सोल्व करते हुए आप दिखाई दे रहे होंगे किस प्रकार आप सोल्व करोगे, और ये सारी बातें आपको कंसेप्ट के साथ एट पर्टिकुलर टाइम बताई जा रही है। फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड, हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैलिड होता है, ड्यूट्रॉन के लिए भी वैलिड होता है, सिंगली आयनाइज हीलियम के लिए, नियोन के लिए नहीं होता, क्योंकि बोहर मॉडल सिंपल एटम्स के ऊपर लागू होता था,
जो कॉम्प्लेक्स एटम्स थे उनके ऊपर लागू नहीं होता था बोर मॉडल। ये बात इसकी कमी के अंदर आती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसे एटम्स के ऊपर जो हाइड्रोजन लाइक है। नीट 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इन ऑर्बिट इज। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए भाई, उस ऑर्बिट के अंदर, जिस ऑर्बिट की बात चल रही है, उसमें टोटल एनर्जी दे रखी है -3.4। अब याद रखना, जो टोटल एनर्जी है वही किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बस एक नेगेटिव साइन साथ में आता है। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है? 2 गुणा टोटल एनर्जी के होती है। ये फार्मूले याद रखने हैं, ये फार्मूले पता होने चाहिए आपको, क्योंकि इन्हीं फार्मूले के बेस्ड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन नीट 2019 के अंदर आया हुआ है। अब पैटर्न और ट्रेंड इसी तरह का है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी के बराबर होती है और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार इसी को पूछ लिया गया है कि ये फार्मूले कौन से हैं। 4 स्टेटमेंट में उत्तर दे देंगे और कह देंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये फार्मूले ही डायरेक्ट दे दिए गए, यहां तो इनका यूज होगा पर वहां डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। अब यहां पे देखिए, ये टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी? दैट इज माइनस, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो प्लस का 3.4, क्योंकि सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 गुणा ऑफ टोटल एनर्जी। इसका 2 गुणा करोगे तो माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 3.4 और 6.8, 3.4 और माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 0.51 एंगस्ट्रॉम, इसके बराबर है भाई। The radius of first permitted Bohr orbit for electron in hydrogen atom equal to, हाइड्रोजन एटम में उसकी पहली ऑर्बिट दे रखी है, दैट इज 0.51 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इतनी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है भाई। एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और साथ में उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप ग्राउंड स्टेट की बात करोगे तो एन की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए। इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यूऑन्स चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास 207 टाइम्स ऑफ, एक किससे चेंज कर दिया गया? म्यूऑन्स नेगेटिव से, जिसका चार्ज तो सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर उसका मास है 207 गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 207 गुणा है। ठीक है, द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी, उसकी पहली बोर रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी? उड़ीसा नीट 2007 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप रेडियस की बात करते हो, आर की बात करते हो, तो आर का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू आर नोट, दैट इज एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जेड के बराबर होता है। ठीक है भाई, एन स्क्वायर बाय जेड के बराबर। अब यहां पे एन की बात कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, और दूसरी अगर हम बात करेंगे, इस रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस जो आपकी होती है वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के होती है। मतलब यहां पे एक मास का फैक्टर और भी आता है, कहना चाहूं तो नीचे एक मास का फैक्टर और भी आता है, और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। ये दो फार्मूले आपको याद रखने। ये क्वेश्चन अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है भाई, मैं आपको बता दूं, ये बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन के अंदर से क्वेश्चन उठाया है। क्योंकि आज तक आपने जब डेरिवेशन किया और रेडियस के फार्मूले को पढ़ा तो आपको पता चला आर नोट एन स्क्वायर बाय जेड, इतना ही पता था, पर मास भी इसके साथ होता है। आपको नहीं पता, मास भी इसके साथ होता है। और ई को आपने पढ़ा है केवल एनर्जी को -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, पर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन होता है? तो ये दोनों फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लें कि आपकी जो रेडियस है उसके बटे में z के साथ mb होता है, और जो आपका 13.6 बटे एन स्क्वायर आया है उसके साथ आपका क्या होता है? मास भी अटैच्ड होता है। इसलिए मैं आपको ये सिस्टम समझाना चाह रहा हूं कि आपको इन बातों का पता होना चाहिए।
अब आपको क्या निकालनी है, नई रेडियस जिसको आप r डैश कहोगे। तो पुरानी कितनी आई है 0.51 एंगस्ट्रॉम, यही तो आई थी। ये किसकी वैल्यू है r नॉट एन स्क्वायर जेड, और बटे में m और कर दो। मास कितना है उसका 207 टाइम्स है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मास कितना हो गया 207 से डिवाइड कर दो, तो नए r डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने जो है। अब एनर्जी की इसी तरह से बात करते हैं। अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो ग्राउंड स्टेट में तो अगला क्या बोल रहा है 13.6, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एनर्जी, एनर्जी की ग्राउंड स्टेट में कितनी बोली है 13.6 विद नेगेटिव साइन। अब मास के साथ मल्टीप्लाई, यहां तो डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई है, तो यहां किससे मल्टीप्लाई कर दो 207 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दोनों उत्तर आपको मिल जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो एनर्जी का, और पहले वाला आपको जो किसका मिल जाएगा, जो है वो आर का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, किस किस का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का टू द टोटल एनर्जी का रेशियो बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, अब आपको बताया गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती तो इक्वल है, पर एक नेगेटिव साइन साथ में होता है, तो उत्तर हो जाएगा 1 और -1, नोट 1:1, नोट 1:1। अगर ये उत्तर ना दे रखा होता तो आप इसको 1:1 करते। और देखिए क्वेश्चन नीट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर अ थर्ड ऑर्बिट of helium plus using a non-relativistic approach, the speed of electron in this orbit will be, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तीसरी ऑर्बिट की बात कर रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी बात कर रहा है 3, और हीलियम प्लस है, मतलब z कितना हो गया 2 के बराबर हो गया। अब ऑर्बिट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज v नॉट z डिवाइडेड बाय में n के बराबर होता है। इस प्रकार से अगर z की वैल्यू को 2 रखा जाए और v नोट, इस v नोट को याद रखना भाई 2.2 गुणा में 10 की शक्ति 6 होता है, या इसका दूसरा फार्मूला c/137 होता है। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि r इज इक्वल टू में r नोट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में z, यहां r नोट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ये कांस्टेंट है, जब हम डेरिवेशन को कर रहे थे तो हमने सारे को कांस्टेंट बना के रखा, और उन कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ वेलोसिटी की, यहाँ आर नोट की, क्योंकि तभी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब देखो 10⁻⁶, z की वैल्यू कितनी है 2, और इसकी 2.2 होती है भाई वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 3। तो इसको सोल्व करोगे तो 4.4 बटे में 3 गुणा में 10 की शक्ति 6, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3 और लगभग 4 और 6 इंटू 10⁻⁶, ये बन गया। तो 1.46 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना, जस्ट इतना करना, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये बात पता, ठीक है, नहीं तो फिर डिटेल्ड फार्मूले में जाओगे और वो आपको फिर वहां पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। 2015 कैंसिल्ड में आया था, जहां लीक हो गया था पेपर 2015 में, तो वहां से ये क्वेश्चन था, उसके बाद जो है नया पेपर आपसे लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n1 टू n2। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में ट्रांजिशन करता है, ठीक है। वेयर n1 एंड n2 आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ टू स्टेट, assuming Bohr model to be valid, the time period of electron in initial state is 8 times that of final state। इनिशियल स्टेट का टाइम पीरियड 8 टाइम्स ऑफ फाइनल स्टेट के बराबर है, ऐसा बोला गया है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, n1 और n2 की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। और कर्नाटका नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे कंसीडर भी किया है, आपके लिए लेके भी आया हूं। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय में v। और अभी अभी आपको सिखाया कि जो आर रेडियस का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज आर नोट इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में जेड। इसी प्रकार v का फार्मूला क्या होता है, v नोट z डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, n की पावर 3 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। देखो z इंटू जेड जेड स्क्वायर, और यहां n स्क्वायर इंटू n, n पावर 3। अब पहला टाइम पीरियड लिखिए, पहला टाइम पीरियड हो जाएगा दैट इज n1 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय में z का स्क्वायर। पहला टाइम पीरियड 8 टाइम्स है किसके, फाइनल के, तो इक्वेट कर दो, इक्वेट करके लिख दो 8 टाइम्स ऑफ n2 का क्यूब डिवाइडेड बाय में z का स्क्वायर। अब z स्क्वायर से z स्क्वायर गया,
अब यहाँ पे n1 डिवाइडेड बाय में n2 दोनों का क्यूब है, तो यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 के बराबर। अब इसको कितना ले सकते हैं, 2/1। तो n1 और n2 का रेशो क्या है, 2:1 है। अब 2:1 में कौन बन रहा है, देखिए 1:8 है, इसलिए गलत हो गया। 2:4 मतलब 2 दूनी 4, तो 2:1 बन सकता, उत्तर यही होगा। यहां देखो 2:3 बनेगा ना, ये 4:1 बनेगा, ये भी नहीं। तो उत्तर कौन सा हो गया, देखिए इनको डिवाइड करके देखो, n1 बाय n2 करोगे तो फिर से 2:1 आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए मोनोक्रोमेटिक क्वेश्चन नंबर 15 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको बताया जा रहा है कि कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस हिसाब से आपको करना है। देखिए, ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इस वर्ड का ध्यान रखना भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2, एक बढ़ा के लिखते हैं। जब ये फर्स्ट बोलता है तो मतलब ये n इज इक्वल टू 2 में गया है, इसलिए टू द ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब 2 से 1 में आया है। रेडिएट्स ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर टू बी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर किया गया तो वो आया 3.57 के बराबर। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को मिला के आपके साथ पूछा गया, जब 2 से पहले में जंप करता है तो एनर्जी को निकाला जा सकता है। एनर्जी कैसे आएगी, दैट इज पहली ऑर्बिट में जब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है माइनस का 13.6 बटे में n 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब दूसरी स्टेट में एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब एनर्जी का चेंज निकाल लो, दैट इज माइनस का 13.6 फाइनल ये होगी और इनिशियल ये है माइनस का 13.6 बटे में 4, इस प्रकार हो जाएगा। दोनों जगह से 13.6 को ले लिया कॉमन, ये माइनस माइनस प्लस का 1/4 में से एक गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3/4 बचेगा, साथ में ये रहेगा। ये हमारे पास कौन आ गई, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, एनर्जी। अब हम क्या लगाएंगे फार्मूला, दैट इज फाई इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी अभी निकाली है, दैट इज 13.6 गुणा में 3/4 माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू, अगर हम यहां फाई नोट की वैल्यू बात करें वो हमें निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, E इंटू वी, ई और V की वैल्यू कितनी है 3.57। यहां से फाई नोट निकालिए और फाई नोट को किसके बराबर पुट कर दीजिए, H न्यू नोट के बराबर, आपके पास उत्तर मिल जाएगा। आपको तरीका समझा दिया कैसे करना, पहले आपको यूज करके यहां से एनर्जी को फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालनी है जिससे फाई नोट आएगा, और फाई नोट को इक्वल टू पुट कर दो H न्यू नोट। अब ये लंबी कैलकुलेशन मैं करूं तो इससे अच्छा, हालांकि लंबी नहीं है, इसको सोल्व करके डायरेक्ट इस तरफ लेके आओ, कैलकुलेशन इजी है, मुश्किल नहीं है। मेंस 2011 का क्वेश्चन, जब आपका नीट नहीं होता था, पहले AIPMT होता था। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n टू द ग्राउंड स्टेट, यानी कि n स्टेट से ग्राउंड स्टेट पहले में पहुंच गया। द वेवलेंथ सो एमिटेड इल्यूमिनेट ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटोन इज 10 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी दे दी 10 वोल्ट के बराबर, देन वैल्यू ऑफ n इज। क्वेश्चन का कहना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है n ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिट में, उससे जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को डायरेक्टली स्ट्राइक करवा दिया किसके ऊपर, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। जब उसके ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे डाला गया तो वहां पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जिसका वर्क फंक्शन और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो मैं एनर्जी निकाल लू फाई इज इक्वल टू फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, सभी को पता है फार्मूला। अब फाई नोट की वैल्यू कितनी है 2.75 के बराबर, प्लस अब ये कितना होगा काइनेटिक एनर्जी E की वैल्यू तो E है और ये है 10 वोल्ट, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में 2.75 तो कितना हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, फाई की वैल्यू आ गई एनर्जी की। ठीक है, अब इस फाई की वैल्यू को कैसे किया जा सकता है, जब ये फाइनल ऑर्बिट में था तो इसके पास एनर्जी है 13.6 बटे n का स्क्वायर, माइनस जब ये इनिशियल ऑर्बिट में है तो 13.6 बटे में 1 का स्क्वायर। ये फाई की वैल्यू इस फाई के बराबर पुट कर दो, एक अननोन है बाकी सारी बातें पता है, इसलिए आप n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17,
आउट ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी एनर्जी यहां पॉसिबल नहीं है? बोर मॉडल क्या कहता है कि -13.6 बटे में एन स्क्वायर फार्मूला है। अगर इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो उत्तर आ जाएगा 13.6 माइनस का। अगर इसकी वैल्यू 2 पुट करोगे तो उत्तर आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब गैप निकाल के देख लें। अगर हम गैप निकाल के देख लें, इनका सभी का गैप निकाल के देख लें, तो आपको गैप में पता चलेगा कि सारी आ रही है पर 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कभी गैप नहीं बन रहा। अगर आप इसको अब 4 रखोगे तो ये और कम आ जाएगी। 4 चौक 16, 13.6 बटे 16, ये एनर्जी मिल जाएगी। 1.9 लगभग अगर आप बात करते हो तो 1.51 और 1.9 मैच कर रही है। 13.6 ओरिजिनली है ही, तो 11.1 तो कहीं नहीं आ रही। ये नजदीक तो आ रही है दोनों, पर 11.1 भी नहीं आ रही, इसलिए बी उत्तर हो जाएगा। अब कोई कहेगा जी ये 1.9 नहीं, आपने 1.51 लिखा है, होती इतनी है पर है तो नजदीक इसके, पर 11.1 तो किसी के नजदीक नहीं है, क्योंकि 13.6 से सीधा 3.4 पे आए तो बहुत गैप हो गया, इसलिए उत्तर वही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड कर दी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो, हाइड्रोजन की एनर्जी दे रखी है। अब एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? दैट इज जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन का स्क्वायर। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 2, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी? 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 2। अभी अभी बताया था, जब ऐसा वर्ड लिखा मिले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो उसमें एक ऐड कर दो, एक में एक ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू भी 2, तो जेड और एन दोनों इक्वल हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। उत्तर फिर से क्या रहेगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। उत्तर फिर से क्या हो जाएगा? 13.6। 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n is equal to 3 to n is equal to 1, ground state n is equal to 1. The photon thus irradiate a photosensitive material. अब क्वेश्चन वही है सेम पहले जो करवा चुका हूं, देखो मेंस 2010 में फिर आया हुआ है, फिर से वही है। जब तीसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो जो एनर्जी निकल रही है वो किसका काम कर रही है? किसी सरफेस को इरिडिएट, मतलब उस सरफेस पे जाके स्ट्राइक की, और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हुआ, जिसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? दैट इज फाइ नॉट इज इक्वल टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात बतानी है, फिर से आपका फार्मूला क्या होना चाहिए एनर्जी के लिए? सबसे पहले तो दैट इज 13.6 विद नेगेटिव साइन, और n 3 से आया है तो 3 तिया 9। दूसरी एनर्जी दैट इज माइनस के 13.6 बटे में 1 का स्क्वायर। इन दोनों के गैप को निकालो तो आपके पास मिल गई नेट एनर्जी, और उस नेट एनर्जी के फार्मूले को किसके बराबर पुट कर दो? दैट इज ई नोट प्लस में ई इंटू वी। इस ई में से माइनस कर दो ई नोट और बटे में कर दो ई, आपके पास कौन आ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां से आपकी ई आ गई, फाइ नोट आपको दे रखा है, बटे ई करते ही आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, अभी अभी करवा के हटा हूं, इसलिए बार बार ऐसे क्वेश्चंस करवाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए कोई फायदा नहीं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, फिर से ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी दे रखी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एक्साइटेशन एनर्जी, जब ये पहली एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 है, जब एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी निकालूं तो कितनी आ जाएगी? माइनस का 3.4। कहोगे डायरेक्ट आपने कैसे लिख दी? आपको फार्मूला पता है 13.6 बटे n का स्क्वायर, तो इस n की जगह 2 रखिए, 2 दूनी 4, तो उत्तर आ जाएगा इतना। अब एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहा है, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी लिखी, तो दूसरी ऑर्बिट में कितनी है? 3.4, पहली में कितनी है? 13.6 विद नेगेटिव साइन। तो गैप निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज माइनस इनिशियल हो जाएगी 13.6। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है, एक्साइटेशन मतलब पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी लगी उसी को एक्साइटेशन कहते हैं। तो उसको कैसे निकालोगे? फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को घटा दो, उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, क्वेश्चन सिमिलर ही रिपीट हो रहे हैं, दैट इज माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ज्यादा एक्साइट होके कह देते हैं कि उसका उत्तर 13.6 ही आ गया, पर उसने कहा काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू 2 हो जाती है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होती है? 13.6 माइनस का बटे में एन स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया जाए तो काइनेटिक मतलब प्लस का 3.4 आ जाएगा भाई, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, मतलब किसकी वैल्यू दे रहा है? E2 की, पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन दिस स्टेट, अब काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है पर नेगेटिव साइन के साथ, तो उसको पॉजिटिव कर दो, तो पॉजिटिव का क्या होगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब बातों में एक ही है। काइनेटिक एनर्जी जब भी लिखो प्लस की लिखना, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, यह बात आपको पहले भी बताई गई थी। The question number 23. The Bohr model of atom assume that angular momentum of electron is quantized। बिल्कुल सही बात है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम ने जो उसके सक्सेस होने का कारण था, रदरफोर्ड को डिस्प्लेस करने का कारण था, वो यही था कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होता है, और उसने कहा था कि उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π के बराबर होगा, इसलिए तो सक्सेसफुल हुआ था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं, प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा ये भी नहीं किया था, प्रिडिक्ट सेम एमिशन स्पेक्ट्रा ये भी नहीं किया था, केवल सिंपल हाइड्रोजन लाइक के लिए किया था। 2004 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मिनिमम? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मिनिमम। देखिए रेडियस का फार्मूला क्या होता है? दैट इज आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जेड। अब फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू को तो 1 फिक्स कर दिया, अब जेड पे डिपेंड करता है, जिसका जेड ज्यादा उसकी रेडियस कम। डबली आयनाइज्ड लिथियम और हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का 1 और ड्यूटेरियम का भी 1 है, तो डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम हो सकता है ये, जिसमें जेड की वैल्यू कितनी होगी लिथियम के लिए? 3, तो आर की वैल्यू कम। इसके लिए तो जेड की वैल्यू कितनी है? 2 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 2003 में पूछा गया प्रश्न है, ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, डबली आयनाइज्ड लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 2001 के अंदर, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि पिछले 30 से 35 साल के क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, इसलिए 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज E, nth ऑर्बिट में एनर्जी हाइड्रोजन एटम की E के बराबर है। देन एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम इज, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का फार्मूला माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन का स्क्वायर। अब ये क्या किसको चेंज करा? हाइड्रोजन को हीलियम से। चेंज कौन हुआ? हाइड्रोजन के लिए Z1 और हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? Z के स्क्वायर के। जब ये 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी भी कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, यही तो बात है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर है, अगर Z को डबल किया तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 4 गुना, मतलब 4En के बराबर। 26, द लाइफ स्पैन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड होता है लाइफ स्पैन, 2000 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार अटक जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए उठाया गया, फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड के बराबर होता है। 27, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम्ब्स अट्रैक्शन। कहने का मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम्ब्स अट्रैक्शन को बैलेंस कर रहा है, एक का सेंट्रीपिटल और कूलम्ब्स अट्रैक्शन को, बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच चार्ज एक ही होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चार्ज किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है। If A0 is the radius of ground state orbit, m is the mass, E is the charge electron and E is the vacuum permittivity, the speed of electron is।
देखो हाइड्रोजन एटम सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में रेडियस कितनी बोली, ए नोट, ये ए नोट के बराबर है, इज इक्वल टू कुलाम्स अट्रैक्शन, और कुलाम्स अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, के, पहले प्रोटॉन का चार्ज ई, दूसरे प्रोटॉन का चार्ज भी ई के बराबर होगा, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होगी, ए नोट का स्क्वायर, इस प्रकार बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम सेंट्रीपिटल फोर्स फर्निश्ड बाय द कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, और इस ऑर्बिट की रेडियस क्या दे दी, ए नोट के बराबर, यही तो है फार्मूला। अब इन दोनों के बीच फोर्स के Q1 Q2 बाय में ए नोट स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय ए नोट स्क्वायर, और किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल, अगले नहीं बता दिया तो वो होगा mv स्क्वायर बाय ए नोट, एक ए नोट से ए नोट गया, ए नोट से ए नोट गया, यहां आ जाएगा नीचे, तो वी स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम इंटू ए नोट, तो वेलोसिटी निकालोगे तो ये बनेगा अंडर द रूट के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम ए नोट। अब आपको ऑप्शन में के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा मिल सकता है, उस हिसाब से भी आ सकता है, या टाइप नहीं किया, मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन समझाने का था। क्वेश्चन नंबर 28, और ये 1997 में पूछा गया, देख लीजिए, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस लास्ट में आ चुका भाई, ध्यान से देखे उधर से, ठीक है। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू में 2, इस प्रकार हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, कितनी होती है n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूरा स्पेक्ट्रम पता है तुम्हें, हाइड्रोजन का जो बोल ने बताया था, तो उत्तर कितना हो जाएगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब देखिए एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इतनी, एक्साइटेशन एनर्जी पूछता तो इसमें से इसको माइनस करके 10.2 कहते, अलग अलग बातों का अलग अलग मीनिंग है, ये आपको समझना है। अब उसने उसी स्टेट की एनर्जी पूछ ली तो उत्तर आ गया माइनस 3.4, एक्साइटेशन एनर्जी पूछता तो उसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो ऊपर वाली ऑर्बिट की एनर्जी में से नीचे वाली घटा दो, तो जैसे क्वेश्चन पूछे उसकी स्टेटमेंट को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आंसर आपको देना है। When hydrogen atom is its first excited level, its Bohr orbit radius is, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल मतलब n की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। मैंने बार बार कहा है कि जहां फर्स्ट एक्साइटेड मिले तो एक बढ़ा के उसके n की वैल्यू रखो, कोई कहते सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू 3, कोई कहते फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू 5। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियस का फार्मूला होता है r नोट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में z, और n की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा उत्तर। According to Bohr principle, relationship between principal quantum number and radius of orbit, अब आपको बताया है कि radius of orbit is directly proportional to n square by z, तो r is directly proportional to n square, directly proportional to n square के। 31 का, when hydrogen atom is raised from the ground state to an excited state, both kinetic and potential, देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाया गया, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहां आके उसकी एनर्जी होगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब एक बात सोचिए, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बातें चल रही है, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, प्लस का 3.4, आपको पता है माइनस का प्लस कर दो, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यहां काइनेटिक एनर्जी थी प्लस का 13.6, तो जैसे ही ग्राउंड से एक्साइट में गया तो काइनेटिक एनर्जी 13.6 से 3.4 हो गई, मतलब घट गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, या इंक्रीज करवा रखा है इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, ये गलत, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज करेगी ना, 13.6 से 3.4 पे गई इसलिए। अब बात करते हैं पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल एनर्जी इसका 2 गुना थी, ठीक है, और वहां जाके क्या होगा, देखिए यहां कितनी थी, इसकी 2 गुना कर दो और इसका भी 2 गुना कर दो, बट आप एक बात सोचिए कि माइनस का 13.6 गुना 2 27.2, और यहां पे 6.8, माइनस का 13.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 27.2 नेगेटिव वैल्यू में कम होता है, पर ये ज्यादा होता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को घटाओगे तो बढ़ेगा, उल्टा सिस्टम होता है क्योंकि माइनस साइन है ना, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस का 6.8 बड़ा होता है माइनस के 27.2 से, इसलिए
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। In the terms of Bohr radius से the radius of the second Bohr orbit of hydrogen atom is, देखिए R is equal to R नोट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, और z की वैल्यू को तो 1 फिक्स कर दिया, क्योंकि क्या बोल दिया इन्होंने, हाइड्रोजन एटम की बात कर ली। बोर रेडियस, द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, यहां 2 रखेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4r नोट टाइम्स हो जाएगी, मतलब 4 गुना a हो जाएगी। हाइड्रोजन के लिए z तो फिक्स हो गया 1 के बराबर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई। आयनाइजेशन एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को उस एटम से निकाल के इंफिनिटी पे पहुंचाना, ऐसा ही होता है। इस प्रकार उसको उस एटम से बाहर निकाल देना, उस एटम के साथ कनेक्ट नहीं है, वो इंफिनिटी पे पहुंचा दिया। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम is called ionization energy. Flowing Bohr theory, the energy corresponding to transition between third to fourth orbit, यानी कि थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की बात करनी है, ठीक है। द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड टू फोर्थ, अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 है, तो देखिए तीसरी ऑर्बिट की बात करेंगे तो इस तीसरी ऑर्बिट में एनर्जी दैट इज 13.6 बटे में n का स्क्वायर माइनस साइन के साथ 9, तो ये आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद नेगेटिव साइन। इसी प्रकार चौथी ऑर्बिट में एनर्जी माइनस के 13.6 बटे में 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और ये कितना आना चाहिए, दैट इज लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या करना होगा आपको। अब ये एक एनर्जी है और एक ये एनर्जी है माइनस साइन के साथ, तो ये क्या करा, थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है 0.85 विद नेगेटिव साइन, इसमें से माइनस कर दो, माइनस का 1.51 करोगे तो कितना आएगा, 15 और 51, 15 और 51 66, तो प्लस का 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1992 में ऊपर जो दिया गया आयनाइजेशन एनर्जी आपको भ्रमित करने के लिए बताया गया है, ताकि आपको पता चले कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। बस आपको थर्ड ऑर्बिट में निकालनी है, फोर्थ में, और फोर्थ वाली को थर्ड से माइनस कर दो। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, मतलब तीसरी ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट में जंप कर गया भाई, ऐसे बोल रहा है। It's emit a photon of wavelength. When it jump from fourth orbit to third orbit, the corresponding wavelength of photon will be, देखिए फार्मूला 1/लैम्बडा रैडबर्ग कांस्टेंट, थर्ड ऑर्बिट n1 की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इस प्रकार हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट है भाई, थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया है। अगर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया है तो फार्मूला हो जाएगा 1/, आपको पता होगा ना, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो n1 हो गया 9 माइनस 1/4, ठीक है। तो 1/लैम्बडा r और 9 चौक 36, ये हो जाएगा, तो माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, वो रख लिया, इस तरफ 4 रखना था, इस तरफ 9 रखना था, इनिशियल से फाइनल, तो ये हो जाएगा 5, तो उत्तर हो जाएगा लैम्बडा थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट का, नीचे आर भी था भाई, सॉरी यहां ये ऊपर रहा, तो 36/5 आर हो जाएगा, ठीक है। अब किसके लिए पूछ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग टू फोर्थ टू थर्ड ऑर्बिट, आप फोर्थ टू थर्ड ऑर्बिट की बात कर लो, तो ये हो जाएगा रैडबर्ग कांस्टेंट, थर्ड ऑर्बिट का 9 और इसके नाम का 16, पॉजिटिव में ले लेते हैं। हालांकि आप यहां नेगेटिव भी रखोगे तो नेगेटिव इसमें भी आएगा, फिर 4 का 16 यहां 9 यहां, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी आगे पीछे करके इस क्वेश्चन में सोल्व कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका निकाल लीजिए, दैट इज 4 2 3, ये हो जाएगा 16 144, पहले ही सोल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं यहां पे, और बटे में 7r, इस प्रकार से, ठीक है। अब 1/लैम्बडा थर्ड टू उस ऑर्बिट का है 36/5r, ठीक है, और 36/5r इसका, तो इसका हमें बताना है 4 से 3 का। तो अब एक काम कीजिए, 36/5r है तो यहां से r की वैल्यू निकाल लीजिए, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 36/5 इंटू लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोल देते हैं भाई, खाली लैम्बडा यहां रख दो, तो ये हो जाएगा नया लैम्बडा, लैम्बडा डैश 144
बटे में 7 और आर की जगह रख दिया 36/5, दैट इज 36 और ऊपर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 चौका 120 और 4 6 24, तो कैंसिल किससे? 4 से। और यहां साथ में कौन है भाई? लैम्बडा भी है, साथ में लैम्बडा भी है। तो 5 चौके 20 लैम्बडा बटे 7, 20 लैम्बडा बटे 7 के बराबर। तो 20 लैम्बडा बाय 7 इसका उत्तर हो जाएगा। सीधा सा तरीका है, पहले 3 से 2 के लिए लैम्बडा निकालो, फिर 4 से 3, दोनों को रीअरेंज कर दो, उत्तर मिल जाएगा। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कितने के द्वारा? 975 एंगस्ट्रॉम के द्वारा। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। सबसे पहले आपने क्या किया कि जो हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, उसको एक्साइट कर दिया मोनोक्रोमेटिक लाइट के द्वारा, इतनी 975। तो इस 975 एंगस्ट्रॉम से एनर्जी निकाल लें। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? दैट इज 12 375 बटे 975। अगर यहां वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फार्मूला आपको बताया गया था। तो देखिए कितना आएगा? 975, 12 375 को कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1 900, ये होगा 1237, 975, इसको ले लो 1, और राउंड ऑफ करके भी ले सकते हो या फिर ऐसे भी ले सकते हो। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो 25 और 200, 225 और 37 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 262, और 262 के साथ 5 और रखा, ये 5। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो डबल, तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 12। अब ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 150, 1950। यहां 5, 12 में से 5 गया 7 और 15 में से 9 गया 6, 675 हो गया। तो 1 0 पॉइंट लगा दिया। फिर इसको करोगे तो 9 6 54 लगभग 6 पे आ जाएगा, 9 6 56 इस प्रकार से। तो ये एनर्जी आ गई। ठीक है, ये एनर्जी आपकी आ गई है, इतनी एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम इस 12.6 को, अब आगे देखिए तरीका, 13.6 में से 12.6 को घटा दें, लगभग इसको घटा दिया जाए तो ये 1.1 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि यहां एग्जैक्ट ले लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ गए। अब एक बात सोचिए कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप करे, उसकी एनर्जी का गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो। उसकी एनर्जी का गैप किसके बराबर हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो। तो कहां से कहां जंप वो करे, ये बात। 13.6 किसकी है? ग्राउंड स्टेट की है। n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी है कितनी? 13.6। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी n इज इक्वल टू तीसरी ऑर्बिट से जंप करता, किस ऑर्बिट से जंप करता? तीसरी। और इसके बाद आ गई हमारी कौन सी ऑर्बिट? चौथी। चौथी ऑर्बिट। अगर वो चौथी ऑर्बिट से जंप करता, यहां चौथी ऑर्बिट लो, अगर वो चौथी ऑर्बिट से जंप करता पहली ऑर्बिट में, तो चौथी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट इज 13.6 बटे में 16, लगभग हो जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और इसकी कितनी है? 13.6, इतनी। मैं आपको समझा रहा हूं तरीका, माइनस की है ये सारी बातें, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब मैं आपको क्या तरीका समझा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एनर्जी निकाल ली इस वेवलेंथ के कारण, आगे 12.6। ठीक है, अब मैं क्या देख लेता हूं, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे ताकि इतना गैप मिले, इतना गैप मिले। अब देखो 13.6 में से घटाना 0.85 को, तो 6 में से ये होगा 0.85 को, 0.6 में से 0.85 को, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, यहां 2 यहां 1, लगभग देखो इक्वल आ गया, 12.6 और 12.75। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप किया है? चौथी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में जंप किया है। तो हमें फाइनल वैल्यू n की मिल गई कितनी? 4। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला होता है n इंटू n-1 भाग मल्टी 2। ये स्पेक्ट्रल लाइन का, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला ये है भाई। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 बटे 2, तो 4 में से गया 3 गुणा 4 12, 12 बटे 2 कितना आ गया? 6। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 6 के बराबर। तरीका फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले इस वेवलेंथ से एनर्जी निकाले, ये एनर्जी आ गई। अब मुझे ये देखना है कि कौन से ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे ताकि लगभग इतना गैप मिल जाए। तो मैंने पाया जब चौथी से पहली ऑर्बिट में जंप करेगा तो लगभग इतना ही गैप होगा। तो n की वैल्यू 4 और फिर फार्मूला स्पेक्ट्रल लाइन का लिख लें, याद रखना n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। 36
इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड, यानी कि तीसरी एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड में जंप करता है पहले, ठीक है। एंड देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट, फिर दूसरी से किस में जाता है, पहली में। रेशियो ऑफ वेवलेंथ अब आपको बताया गया था, इसके लिए लगा दो पहले 3 से 2 के लिए, दैट इज 1 अपॉन r इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। फार्मूला बता दिया। एक बार इसके लिए लगाओ, फिर इसके लिए लगाओ, और दोनों के लिए सोल्व कर लो। और ये क्वेश्चन करवाया था अभी आया था 20 लैम्बडा बटे 7, वही सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे 3 से 2 और 4 से 3 था, यहां दूसरी वैल्यू दे रखी 3 से 2 और 2 से 1। पहले इसके लिए अप्लाई करो, फिर इसके लिए अप्लाई करो, और एक का निकाल के दूसरे में रख दो, रेशियो आ जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसलिए। An electron from stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to ground level, यानी कि 5वीं एनर्जी लेवल से पहले लेवल में पहुंच गया कौन, इलेक्ट्रॉन। The velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be the velocity that the atom required, ऐसा करने से जो वेलोसिटी एटम रिक्वायर जो करेगा वो कितनी होगी। तो सबसे पहले इसकी वेवलेंथ निकाल लूं मैं, 1 अपॉन लैम्बडा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन, कहां जंप किया है, पहली ऑर्बिट में, कहां से, 5th ऑर्बिट से, तो 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऐसे ही पहली ऑर्बिट में जंप कर गया किससे, 5वीं से, तो वेवलेंथ निकाल रहे हैं। तो 1 बटे लैम्बडा इज इक्वल टू आर, 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 25, तो हो जाएगा 25 माइनस 1 24 आर भाग में 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी की बात कर रहा है तो लैम्बडा किसके बराबर होता है भाई, h डिवाइडेड बाय में m इंटू वी के बराबर। अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h बाय तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h ऊपर m इंटू लैम्बडा, इस प्रकार। लैम्बडा के लिए इसको उल्टा करो, दैट इज 25 बटे 24 आर, ये किसके बराबर होगी, वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, दैट इज v h एज इट इज बटे में m एज इट इज, और इसकी वैल्यू रख दी 25 और ऊपर रख दिया 24 r, तो 24 RH बाय 25 m, 24 RH बाय 25 m, 24 RH बाय 25 m। इस फार्मूले का देखिए क्वेश्चंस को कहां से कहां ले गया, पहले वेवलेंथ का यूज किया, फिर उसको डी ब्रोगली में पहुंचा दिया। अब आपने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, और ये 2012 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है किसमें, एटम्स में, और इसी प्रकार डी ब्रोगली वेवलेंथ को भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एक से दूसरी यूनिट में पहुंच रहा है, यही इसकी खूबसूरती है फिजिक्स की। 38 द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n is equal to 3 to n1 in hydrogen like atom results in UV रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात कर रहा है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब आपको पता है लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फीफंड और हम्फ्रे सीरीज, ये सारी की सारी सीरीज आपको दिखाई गई है, लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फीफंड, हम्फ्रे सीरीज। अब 3 से 2 में गया, यानी कि 3 से 1 में जंप किया है, 3 से पहली में जंप किया, तो रेडिएशन निकली अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 से 1 में कौन सी है, यूवी है। और इसके बाद देखिए लेमन सीरीज यूवी में लाई करती है, बामर सीरीज विजिबल में लाई करती है, याद रखना भाई, बाकी सारी इंफ्रारेड में है, आईआर में है, फार होता जाएगा, फार होता जाएगा और फार होता जाएगा, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। यहां पूछने की बात है, आपसे क्या पूछ सकता है कि लेमन सीरीज किस में लाई करती है, यूवी में, और बामर सीरीज विजिबल में, ये दो। तो कई बार पूछ लेता है कि विजिबल के लिए कौन सी वैलिड है, तो विजिबल के लिए है बामर, बाकी बची हुई किसके लिए है, इंफ्रारेड के लिए, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास बामर और पूरी सीरीज था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 से 3। कौन सी पूछ रहा है, इंफ्रारेड ट्रांजिशन की बात कर रहा है, तो 4 से 3, क्योंकि किससे शुरू हो रही है, पास्चन से, और पास्चन के लिए मिनिमम वैल्यू n1 की क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि पहला तो यूवी है, दूसरा विजिबल है, इसमें n1 की वैल्यू 1, इसमें 2 और इसमें 3, तो मिनिमम 3 पर ट्रांजिशन होना चाहिए, 3 का एक ही ट्रांजिशन है, तो मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। The ionization energy of electron in hydrogen atom in its ground state is, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता है, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। द एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल टू एमिट रेडिएशंस ऑफ 6 वेवलेंथ, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे दी, 6 वेवलेंथ के बराबर दे दी। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन, अब n की वैल्यू क्या दे दी, 6 के बराबर। n की वैल्यू अगर आपको 6 दे दी, मतलब कि नंबर ऑफ सीरीज दे दी, n की वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस दे दी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू दे दी,
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यू दे दी आपको, 6 लाइंस बनेगी। तो हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बटे 2 इज इक्वल टू 6। ये फार्मूला होता है। इससे n की वैल्यू निकाल लेते कि कौन सी ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन जहां से उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। तो n की वैल्यू n स्क्वायर माइनस n, ये ऊपर जाएगा तो 12, उत्तर हो जाएगा दैट इज n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार अब इस पे लगा दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर द रूट, बी का स्क्वायर मतलब 1 का माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4ac, तो 4 1 और माइनस 12 यहां प्लस आ जाएगा तो 48 बटे में 2। तो ये हो जाएगा 48 और 49 का 7 बाहर, तो 1 प्लस 7 बटे 2, माइनस वाला मत उठाओ प्लस वाला उठा लो, तो 8 बटे 2। तो उत्तर कितना आ गया 4। तो चौथी ऑर्बिट से जब तीसरी में जंप करेगा, चौथी ऑर्बिट से तीसरी में जंप करेगा तभी तो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए अगली ऑर्बिट से पिछली में जाना पड़ता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से उस ऑर्बिट में आना पड़ता है। ये बात आपको समझाई गई थी आज ही के क्वेश्चन में कि जब आपको मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाए तो अगली ऑर्बिट से पिछली ऑर्बिट में जंप करा दो, चौथी से तीसरी में। अगर आपसे शॉर्टेस्ट पूछता तो आप क्या करते, इन्फिनिटी से तीसरी में करवाते इसको जंप। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिमिलर है, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन विल बी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन एमिट की जाएंगी। आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 दे रखी है। इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 31 द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द, जो तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड का फार्मूला n इंटू n माइनस 1 बटे में 2। अब यहां पे कोई ना कोई भाई इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से यहां पे होगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 31 नहीं 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा इस तरह से। अब 12.1 इलेक्ट्रॉन मतलब 13.6 में से 12.1 को घटाना जरा, कितना आया 1.51। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी n इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग आती, याद हो तो। n इज इक्वल टू 1 में 13.6, n इज इक्वल टू 2 में 3.4, n इज इक्वल टू 3 में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इस 12.1 को 13.6 से घटाया तो एनर्जी आई 1.51, और ये एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 3 होती है, कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 बटे 2, तो 3 दूनी 6 बटे 2, 3 आ जाएगा उत्तर, उत्तर आ जाएगा 3। इस प्रकार से इफ द न्यूक्लियर, अब आ गया न्यूक्लियर के क्वेश्चन भाई। अभी ये 40 तक जो क्वेश्चन थे एटम्स के थे, अब आगे हम न्यूक्लियर का पार्ट करेंगे कंप्लीट। और ये न्यूक्लियर को पार्ट भी ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को तो वैसे ही निकाल दिया गया है, न्यूक्लियर फोर्स को निकाल दिया गया है, एक न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ क्वेश्चन है और कुछ यहाँ पे ये एम्पेरिकल फार्मूले पे हैं, और कुछ नहीं आपका। इफ द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम की रेडियस दे रखी है भाई, एल्यूमिनियम की कितनी है, दैट इज 3.6 फर्मी के बराबर है। द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64, कॉपर 64 की बतानी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस का फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला होता है r0a⁻⁴, इसको फार्मूला भी कह देते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। पहले रेडियस का फार्मूला एल्यूमिनियम के लिए लगा दिया r0, और एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है 27, और इसकी पावर 1/3 बटे में किसका कर दिया, रेडियस ऑफ कॉपर, और बटे r0, और बटे में कॉपर का एटॉमिक नंबर दे रखा है 64, और इसकी पावर भी 1/3। एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं यहां पे, एटॉमिक ऊपर जो मास लिखा हुआ होता है ना उसकी बात की जा रही है वो, तो इसलिए आप देखो r0 से r0 गया, 27 का 1/3 हो जाएगा 3, 64 का 1/3 हो जाएगा 4। ठीक है, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3.6 फर्मी दे रखी है, इसको ऊपर लेके जाओ 4 और बटे में कर दो 3, तो यहां पे क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ कॉपर, तो ये हो जाएगा 1.2, इसको करोगे तो 4.8 फर्मी के बराबर, तो 4.8 फर्मी के बराबर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन इस फार्मूले पे आते हैं। द टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो, देखो मास नंबर का रेशियो दैट इज A1 डिवाइडेड बाय A2 इज 1/3, यही तो दे रखा है। रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज मस्ट बी। अब आपको याद रखना है
न्यूक्लियर डेंसिटी रो डज नॉट डिपेंड अपॉन ए, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, इसलिए रेशियो क्या होगा 1:1 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि वो डिपेंड नहीं करती है, इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो गया m इंटू ए के बराबर, एक का मास m और a नंबर ऑफ न्यूक्लियन है तो टोटल मास हो गया ma बाय में वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई आर की 3, ये हो गया। अभी अभी आपको r का फार्मूला लिख के दिखाया था, ये रहा r का फार्मूला, इसी का यूज करेंगे यहां पे, इसका यूज करेंगे तो यहां क्या बन गया m इंटू ए डिवाइडेड बाय में 4/3 इंटू में पाई r0 की पावर 3 और a की पावर 3/3, यहां पे क्यूब होगा ना इसलिए कैंसिल, इस a से a कैंसिल, तो a के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, ये तो आ गया m ऊपर 3 4 पाई r0 की पावर 3, तो ये a के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो आप a का रेशियो कितना भी दे दो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए इफ द न्यूक्लियस, जैसे ये दे रखा एल्यूमिनियम 1327 हैज न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी, फिर से यही फार्मूला लगेगा भाई, a की पावर 1/3, इसकी कितनी दे रखी है दैट इज 3.6 फर्मी, ठीक है। वुड हैव इट्स रेडियस एज न्यूक्लियर रेडियस ऑफ, टेलुरियम के साथ कंपेयर करना है, उस टेलुरियम की रेडियस को बताना है, इज r0 और इसका a है 27 की 3 और उसका है r0, उसका मास दे रखा है 125, इसलिए बटे में 125 की पावर 1/3 1/3, बस 27 का कितना आ जाएगा, r0 से r0 गया 3, 125 का कितना आ जाएगा 5, सोल्व करके उत्तर निकालो, 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आएंगे इसलिए। अगला देखिए, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियोइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन जर्मेनियम आर। अब देखो क्वेश्चन को कितने तरीके अच्छे से पूछा है, रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बी, न्यूक्लियन का नंबर बता दो, तो रेडियस ऑफ जर्मेनियम को लिखो इज इक्वल टू में r0 और a की पावर जर्मेनियम के लिए 1/3, ठीक है, बटे आपको किसका दे रखा है दूसरा बेरिलियम का r0 और उसके लिए भी a की पावर 1/3 के बराबर हो गया। अब r0 से r0 कैंसिल आउट, जर्मेनियम की बात करें और बेरिलियम की बात करें, अब जर्मेनियम है 2 टाइम्स ऑफ आरबी, जर्मेनियम कितना है 2 टाइम्स ऑफ आरबी, तो लिख दो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आरबीई बटे आरबीई इज इक्वल टू में ए ऑफ जर्मेनियम उसकी पावर 1/3। अब आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक न्यूक्लियॉन्स कितने हो सकते हैं 8 के बराबर हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की पावर, जर्मेनियम के लिए लिख चुके हैं, बटे में इसके लिए बेरिलियम के लिए, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और उसकी पावर 1/3, इससे गया। अब 8 को निकालोगे तो 2 आएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए ऑफ जर्मेनियम इसकी पावर 1/3, पूरे का क्यूब कर दो तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू में ए ऑफ जर्मेनियम, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई 64, जो इसमें दे नहीं रखा 64। यहीं से क्वेश्चन बनने हैं भाई सारे। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको गलती बहुत सारे बच्चे करके आते हैं और बोलते हैं कि इसका उत्तर आएगा जी 10⁵ आता 10⁵, क्योंकि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर और रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एटम बड़ा होता है, तो दोनों का गैप कितना है 10⁻⁻5 का है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी 10⁻+5 का गैप है। बट एक बात याद रखो, अब इसने वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम क्या है उसका क्यूब, तो 10⁻5 का क्यूब कितना 10⁻15 उत्तर हो जाएगा 2003 में, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ए न्यूक्लियर रप्चर इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स, 2 न्यूक्लियर पार्ट में टूट गया है, विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो, यानी कि v1/v2 का रेशियो दे रखा है 2/1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, दैट इज r1/r2 का रेशियो आपको बताना। 1996 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि एक न्यूक्लियस 2 भागों में टूट गया और टूटते हुए उनकी वेलोसिटी बता दी कितनी 1/2 का रेशियो 2/1, उनकी रेडियस, न्यूक्लियर साइज का मतलब रेडियस का रेशियो। अब यहां पे आपको याद रखना 11th क्लास को याद कीजिए, जब एक्सप्लोजन ऑफ बम होता था तो वह मोमेंटम का कंजर्वेशन लगता था, दैट इज m1v1 इज m2v2 के बराबर। अब यहां पे क्या निकालें v1/v2,
इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 m1 ये आ गया। v1 बाय v2 किसका रेशो हो गया, m2 बाय m1। अब m2 की वैल्यू क्या होगी, 2/1, ये रेशो बन गया इसका, क्योंकि v1 बाय v2 क्या 2/1, तो m2 बाय m1 क्या हो गया 2/1। अब आ गया मास, और मास की बात करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a पावर 1/3 के। मास की बात करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, a पावर 1/3 के। तो a पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा मास। तो अब हमें निकालना है m1 बाय में m2, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए a1 बाय a2 का रेशो। इस प्रकार a1 बाय a2 का साइज चाहिए, a1 बाय a2 का साइज चाहिए, तो इसका उल्टा कर दो तो ये क्या होगा 1/2। ठीक है, 1/2, और इसके साथ कितनी पावर 1/3 पावर भी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर 1/2 पावर 1/3, 1/2 पावर 1/3। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो सारे जो है मिस्टेक, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है ऐसा हो गया था। अब देखिए इसका तो मैंने आपको बता दिया था, आई थिंक न्यूक्लियर साइज वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, दैट इज v1 बाय v2 इज इक्वल टू 2/1, ये रेशियो आपको दिया होगा। अब आपको क्या देना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। क्यों, क्योंकि जब आपको पता है मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है कहां, जहां एक्सप्लोजन ऑफ बम, वहां भी आपको एग्जांपल किए थे। तो अगर मैं v1 बाय v2 को करूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज m2 बाय m1। अब v1 बाय v2 का रेशियो 2/1, तो इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा 2/1। ठीक है, अब देखिए मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के क्यूब के, 4/3 पाई r की 3। तो इसलिए यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 का क्यूब बटे में r1 का क्यूब। उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा r1 बटे r2, क्यूब को इस तरफ लेके आओगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3। तो यहां 2 की पावर 3 आना था भाई, ये उत्तर हो जाएगा 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4, हीलियम का मास नंबर 4 है, दैट ऑफ सल्फर इज 32, और सल्फर का कितना 32 है। रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस इज लार्जर देन हीलियम। अब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, हीलियम के लिए लगा दो, सल्फर के लिए लगा दो, r0 बटे r0, और a की पावर 1/3, मतलब a की पावर किसके लिए, पहले हीलियम की पावर 1/3, और a फिर किसके लिए, सल्फर की पावर 1/3। बस कंपेयर करके बता दो, सीधा इसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज, कांस्टेंट रहता, कभी वेरी नहीं करता। पहले क्वेश्चन करवाया था जब मैंने न्यूक्लियाई पार्ट को शुरू किया था, और कहा था कि डेंसिटीज का रेशो 1:1, क्योंकि वो ए पे डिपेंड नहीं करता, और प्रूव भी करके आपको दिखाया था। रेशो ऑफ रेडियस ऑफ, फिर वही बात है, आपको इनका ए दे रखा, इसका ए दे रखा, फार्मूला लगा दो, फार्मूले से आपका उत्तर आ जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है मास एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पे। देखिए जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े लंबे बनते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिंग पार्ट ज्यादा होता है, बट ध्यान से यहाँ पे 2-4 टर्म पे ध्यान देना है। सबसे पहले ए न्यूक्लियर विद मास नंबर 240, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 240, मतलब ए की वैल्यू दे दी इन्होंने। ठीक है, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास नंबर 120, 2 भाग में टूट गया जिनके प्रत्येक का मास नंबर है 120, पहले का भी और दूसरे का भी। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियर इज 7.6, अनफ्रेगमेंटेड मतलब इसका 7.6। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है भाई, और ये बात बहुत बार परेशान करती है, क्योंकि बच्चे इस पर न्यूक्लियन को ना देख के डायरेक्ट उत्तर लगा देते हैं, और बाद में घर आके देखते हैं कि पर न्यूक्लियन देख रखा है, पर न्यूक्लियन से डिवाइड भी करना था। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इतनी। अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो मैं इस 7.6 का a से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 240 से। ठीक है, और जो फ्रेगमेंट है उनका 8.5 है, इनकी कितनी है 8.5, गुणा कितना कर दिया 120, और 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, एक का इतना दूसरे का इतना, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, टोटल गेन। अब ये एनर्जी निकालो, ये एनर्जी निकालो, माइनस कर दो तो गेन आ जाएगा। 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, केवल इसमें से एक बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, आपके पास गेन अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात हमेशा याद रखना, जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई का मास होता है, मान लिया 2 न्यूक्लियस मिलके m1 प्लस m2, मैं बात बता रहा हूं, आपके पास 2 न्यूक्लियस है, एक m1 है और एक m2 है, दोनों मिलके एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं, कौन m3, तीसरा न्यूक्लियस कौन बना रहे हैं m3। तो जो m1 प्लस m2 का मास है वो ग्रेटर देन होगा किससे, m3 के मास से, याद रखना।
यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, जो न्यूक्लियस फाइनली बनेगा उसका मास कम होता है और रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रख लेना ये बात भाई। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए, जिसकी एनर्जी दे रखी है इतनी 10⁻⁻20 जूल। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो कुछ नहीं कहा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो। उसके लिए क्या करो, 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 से डिवाइड कर दो। 2020 में पूछा गया प्रश्न है और ये डिवाइड करते उत्तर आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है अगला, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब 0.5 ग्राम सब्सटेंस की बात कर रहा है, तो इसके बटे में क्या कर दो 1000 और मल्टीप्लाई में कर दो c का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है m इंटू सी का स्क्वायर। याद रखो, नीट 2020 में यह भी पूछा गया था। देखो कितने आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस प्रकार से। हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियन नंबर, कैसे? इसके लिए आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। यहां होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहां होता है न्यूक्लियन नंबर। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको 70-80 प्रश्न करवाने होते हैं और मैं सोचता हूं कि कम टाइम में और ज्यादा क्वालिटी के साथ करवाया जाए। इसका ग्राफ आपको पता होगा, तो क्या देखने को मिल रहा है, पहले तो इंक्रीज हो रही है, फिर बाद में डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज कंटिन्यूसली नहीं, कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं करी, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज पहले इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटका नीट 2013 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज इतना। अब जब इस बात को देखते हो तो आपको याद रखो ये डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट की वैल्यू दे रखी है 0.042 यूनिफाइड मास, ठीक है, लेस देन द मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। अब आपको पता भी है कि भाई जो रिएक्टेंट होता है उसके मास का वैल्यू ज्यादा होती है प्रोडक्ट से, तो वही बात बोल रहा है, वही सेम बात इसने बोली है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए 931 गुणा में मास डिफेक्ट इन यू या एएमयू, ये फार्मूला होता है 931 गुणा में मास डिफेक्ट पर ये होना चाहिए तो यूनिफाइड या एएमयू के अंदर, अगर किलोग्राम या और किसी के अंदर है तो फिर लगेगा फार्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। याद रखना ये बात। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गुणा 931, ये मिली बाइंडिंग एनर्जी, और उसने क्या पूछी पर न्यूक्लियन, और लिथियम में 7 न्यूक्लियन होते हैं, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। याद रखना बच्चे नहीं करते उत्तर गलत होता है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इन देम। फ्यूजन किसी न्यूक्लियस में क्यों पॉसिबल होता है, क्यों इसलिए पॉसिबल होता है, डिक्रीज विद मास नंबर एट हायर मास नंबर। मास नंबर हायर मास नंबर पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज विद मास नंबर। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई। बिल्कुल सही बात है, डी का ऑप्शन ही हो गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे न्यूक्लियन का नंबर बढ़ेगा तो ए से ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका रेशो घट जाएगा, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी वाला। देखो बाइंडिंग एनर्जी बटे ए, अगर इस ए की वैल्यू बढ़ेगी इस पूरे का रेशो घटेगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगी तो स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो फ्यूजन का प्रोसेस होगा। 2005 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.003 यू एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन का 1.0087, एटॉमिक मास यूनिट यू में दे रखा है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, अब हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 इस प्रकार होता है। गिवन हीलियम न्यूक्लियस का मास ये दे रखा है। अब इसमें क्या है, 2 तो प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इस रिएक्टेंट का मास निकाल दें और इसमें से न्यूक्लियस के मास को कम कर दें, किसको, हीलियम के न्यूक्लियस को, तो क्या आ जाएगी, मास डिफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को निकालने का तरीका, जो आपका हीलियम का न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को सम करो, दोनों के मास को सम करो, उसमें से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दो, मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो देखिए 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.0073 प्लस 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है मल्टीप्लाई 1.0087, ठीक है। और इसमें से किसके माइनस को माइनस कर दीजिए, ये दे रखा दैट इज 4.0015 यू, ये किसके बराबर आ गया, मास डिफेक्ट के बराबर, ठीक है। और ये मास डिफेक्ट के बराबर आ गया। अगर इस मास डिफेक्ट को मैं 931 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी भाई। तो पूछ क्या रहा है,
पूछ यही रहा द बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं पूछी, अब बाइंडिंग एनर्जी पूछी है इसने, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 2 गुणा इससे माइनस करके इससे माइनस करें और आपका 231 से मल्टीप्लाई बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, यूज करके सोल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्टेबल फॉर फ्यूजन प्रोसेस? लाइट न्यूक्लियाई में ही फ्यूजन प्रोसेस होता है। आपको पता है सन के अंदर भी फ्यूजन का प्रोसेस होता है, और सन के अंदर फ्यूजन के प्रोसेस का कारण क्या है? क्योंकि सन का टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर है। फ्यूजन प्रोसेस के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है भाई। लाइट न्यूक्लियाई का ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन बड़े न्यूक्लियाई का होता है, वो टूट के 2 भागों में, और फ्यूजन किसमें? छोटे न्यूक्लियाई में, ताकि छोटे न्यूक्लियाई मिलके अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा सके। और कहां पॉसिबल है? सन के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर लगभग 5000 केल्विन के आसपास चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। याद रखो बात को, जब उसका टेम्परेचर हाई तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई। एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा, दोनों फ्यूज करना चाह रहे हैं, पर इसके सेंटर में भी पॉजिटिव, इसके सेंटर में भी पॉजिटिव, दोनों के बीच क्या होगा? कूलम्ब रिपल्सन हो गया। अगर टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम, दोनों को पास लेके आ रहे हैं तो कूलम्ब रिपल्सन की वैल्यू ज्यादा होगी, इसके कारण ये फ्यूज नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो जो काइनेटिक एनर्जी के कारण फोर्स आया वो कूलम्ब रिपल्सन से ज्यादा हो गया, इसलिए फ्यूज कर जाएंगे। इसलिए हाई टेम्परेचर पॉसिबल होता है और उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जो कूलम्ब रिपल्सन को ओवरकम कर लेती है, इसलिए फ्यूजन का प्रोसेस होता है, और लाइट न्यूक्लियाई के अंदर होता है। न्यूक्लियर एनर्जी पे अब जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूक्लियर एनर्जी पे आएंगे। व्हेन यूरेनियम आइसोटोप 92235 इज बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन इट जनरेट। यूरेनियम 92235, इसके ऊपर कौन डाल दिया? न्यूट्रॉन डाल दिया। कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? क्रिप्टॉन के अंदर 3689। और दूसरा क्या बनेगा? ठीक है, एक तो बन गया कौन? क्रिप्टॉन, और दूसरा बन गया मान लिया जाए एक्स, और प्लस में क्या निकाल दिया? प्लस में निकाल दिया 3 न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स, ये मान लिया। ठीक है, अब क्या करो? 92 ये है, 0 ये है, तो टोटल इसका Z कितना हो गया? 92। 36 ये है, अगर यहां 56 होता तो टोटल मिलके 92 हो जाता। देखो 36 + 56 92, तो 92 हो जाता। बैलेंस कर दो, बस कुछ नहीं करना। 235 ये, एक ये 236, 89 ये और एक 3 ये रहे, क्योंकि एक का एक तो 3 का 3, 89 और 3 92। अब 236 में से 92 घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 144। तो यहां क्या आ जाएगा? 144। 56 144 में कौन होता है भाई? बेरियम होता है। बस बैलेंस करना है, ऊपर वाले नंबर को बैलेंस कर दो, नीचे वाले को बैलेंस कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा आपका। नीट 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज्ड इनटू हीलियम बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। देखिए कुछ मास हाइड्रोजन का हीलियम में बदल गया, किस प्रोसेस से? फ्यूजन के प्रोसेस से। कैसे होता है फ्यूजन का प्रोसेस? दैट इज 1H2 + 1H2, और ये किस में चेंज हो जाता है? हीलियम के न्यूक्लियस में। ऐसे द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के अंदर जो मास डिफेक्ट है वो है 0.028666 U। अगले नहीं बोल दिया पहले। द एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज, एनर्जी लिबरेटेड, मास डिफेक्ट का मल्टीप्लाई हम 931 से कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। और जो बाइंडिंग एनर्जी है वही एनर्जी लिबरेट हो रही है, उतनी ही एनर्जी लिबरेट हुई है। नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन है, जो बाइंडिंग एनर्जी में आया वही लिबरेट एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब ये पर यू की बात कर रहा है, पर न्यूक्लियन नंबर, और कितने होते हैं हीलियम में? बटे में 4। डेल्टा एम की वैल्यू यहां 931/4, बाइंडिंग एनर्जी जो लिबरेट होगी वो आपके सामने होगी। द पावर ऑब्टेन इन रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेट इन 1000 किलोवाट, यानी कि पावर कितनी दे रखी है? 1000 किलोवाट, और किलो का नाम का कितना लगा दो? 10⁻3, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाट में। द मास डिके ऑफ यूरेनियम 235 पर हावर इज, पर हावर में मास कितना डिके हुआ ये बताना है आपको। ए पावर ऑब्टेन इन न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट, इतनी पावर मिली। तो कितना मास डिके हो रहा? पर हावर की बात कर रहा है इसमें। तो एक बात सोचिए, अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो तो ये किसके बराबर होता है? m/c²। ठीक है, अगर हमें मास चाहिए तो ये क्या बनेगा? E/c², क्योंकि उसने पूछा भी मास है कि कितना मास डिके हो रहा है। डिके का मतलब खत्म हो रहा है। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये 1/c² कांस्टेंट
और इसका क्या बनेगा, दैट इज डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कुछ नहीं किया, डेल्टा टी से इधर डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, ऐसा समझ लो। डिफरेंशिएशन समझने की जरूरत नहीं है, इधर भी डेल्टा टी से इधर भी डेल्टा टी, मास डिफेक्ट की टर्म में बना लिया। अब एनर्जी बटे टाइम क्या होता है भाई, एनर्जी बटे टाइम तो पावर होता है। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर, और पावर कितनी दे रखी है, 1000 किलोवाट, और किलो के नाम का 10⁻³ डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की शक्ति 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए डेल्टा पर हावर, तो मास डीके पर हावर, तो इसके बाद क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 10⁻6, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16, गुणा में क्या कर दो 60 गुणा 60, पर हावर के नाम का, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 ही सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एम। इसी डेल्टा एम को निकालना था आपको, निकालिए। देखिए ये हो जाएगा 1 2 और 6 2 8, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸, 6 6 36 और बटे 9, तो कितना आ गया, 4 आ गया भाई। अब 4 को लिखोगे तो कितना लिख सकते हो, 4 को लिखा जा सकता है माइक्रोग्राम। देखिए 6 2 8 और ये हो गया 16, 16 हो गया तो आ जाएगा 4 गुणा 10 की शक्ति -8। अब इसको लिखना है 400 इंटू 10⁻⁻6, 400 माइक्रोग्राम। उत्तर यहां पे 400 आना चाहिए, पर ये मिस्टेक है भाई, उसी में 400 माइक्रोग्राम आना चाहिए था यहां पे, क्योंकि आपका 10⁻⁸ को बनाओगे तो 40 नहीं बनेगा, 400 बनेगा। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, देखो वही क्वेश्चन आ गया, अभी अभी समझाया था कि फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों होती है। काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम्ब्स रिपल्शन बिटवीन देम, बताया था जब उसका टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कूलम्ब्स के रिपल्शन को ओवरकम कर लेगा। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, अभी अभी समझाया था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटीरियम एंड हीलियम न्यूक्लियस आर, ड्यूटीरियम की यानी कि 1s2 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हीलियम न्यूक्लियस की 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। When two deuterium nuclei fuse to form helium, देखो दो ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई मिल गए, एक 1s2 दूसरा 1s2, और क्या बना दिया, हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा, तो साथ में एनर्जी भी निकलेगी, यही करा। द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज, अब देखिए 1h2 की बात कर रहा है, तो 1h2 का जो आपको बात चल रहा है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और इसमें न्यूक्लियन नंबर क्या है ड्यूटेरियम में 2, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 2.2। इस 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी बच्चे को ये नहीं पता क्यों किया, क्योंकि इसने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई, ड्यूटेरियम में 2 है इसलिए 2.2, और इसकी भी कितनी हो जाएगी 2.2। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए 7 मेगा इलेक्ट्रॉन हीलियम की है, और इसके अंदर कितने न्यूक्लियन नंबर है 4, तो कितनी हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी 28 हो जाएगी। अब एनर्जी रिलीज कैसे निकालोगे, 28 -2.2 -2.2 एनर्जी आ जाएगी जो रिलीज हुई है, तो 2.2 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4.4, तो उत्तर कितना आ जाएगा 23.6, 23.6 घटा लो 28 में से। The binding energy of deuterium is 2.2 mega electron volt. That of helium is 28. If two deuteron are fused to form helium, then energy released is. अभी अभी तो बताया है, दो ड्यूटेरियम मिल गए, अब की बार क्या दे दिया उसने, डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी। पहले क्या, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट है भाई, देख लो यहां क्या दिया था 2010 में, और बाद में कौन सा आया ये 2006 में, पहले 2006 में। यहां पे क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली। देखो तो यही तो दे रहा है क्वेश्चन में, समझ लो 2.2 28 तो घटा दो 23.6 उत्तर आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है। इन एनी फ्यूजन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट टू मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट टू मास ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियाई। अब जो फ्यूजन प्रोडक्ट का मास होता है, मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियाई है पेरेंट M1 और M2 मिलके क्या बना रहे हैं M3, ठीक है। अब क्या कह रहा है M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का रेशियो क्या होगा। अब आपको पता है कि जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई है उनका मास ज्यादा होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उनका मास कम है, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 65, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई।
आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इफ इन ए न्यूक्लियस फ्यूजन प्रोसेस द मास ऑफ फ्यूजिंग न्यूक्लियाई बी m एंड m, द मास ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस बी देन। देखिए m1 एंड m2 बोल रहा है भैया, m1 एंड m2, और मास ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस इज m3। तो आपको बताया है अभी कि m1 प्लस m2 जो होगा वो क्या बना रहा है, m3 बना रहा है, ऐसा ही तो बोला है। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू m3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बार बार बातें बताई जा रही हैं, ये बार बार क्वेश्चन आपको बता, तो m1 m2 ग्रेटर देन होगा m3 से। तो आज का ये आपका कंप्लीट लेक्चर है, जिसके अंदर हमने जो है कंप्लीट न्यूक्लियाई और एटम्स जो चैप्टर था उसके प्रीवियस ईयर के 30 से 35 साल के क्वेश्चंस को किया है। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।